पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर से खुशामदीद। विफाकी काबीना में तब्दीलियों के बाद बड़ी बैठक हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में मुशावरती इजलास हुआ और काबीना में रद्दोबदल की वजूहात के हवाले से आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट के आइंदा इजलासों से मुतालिक हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई है और कप्तान टीम को नई गाइडलाइंस देंगे। इसके बाद शेख रशीद ने भी आज गुफ्तगू की है मीडिया से, जिसमें उनका ये कहना था शेख रशीद का कि वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला KP के तबादले के हवाले से या उनको चेंज करने के हवाले से अभी तक कोई भी चीज़ ज़ेर गौर नहीं है। विफाकी काबीना में जो तब्दीलियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं उनके हवाले से बैठक की गई थी और उनकी वजूहात क्या बनी उसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के अरकान को आज आगाह किया है। विफाकी वज़रा आज इस मीटिंग में मौजूद थे और इन रीजंस के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से काबीना के अरकान को आगाह किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कराची के हवाले से एक अहम इशू देखने में आया है। कराची के अस्पताल हैं या कबा खाने हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कोरंगी के सरकारी अस्पताल में 22 साला असमत को असमत दरी के बाद उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। उसके साथ हुआ क्या, जानिए इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी के सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से 22 साल असमत की हलाकत का मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने अस्पताल इंतजामिया का भांडा फोड़ दिया। पब्लिक न्यूज को मौसूल होने वाली मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल असमत को 2 लोगों ने असमत दर्दी का निशाना बनाया। असमत को मौत के 3 घंटे बाद TB वार्ड में रखा गया। वार्ड में इंजेक्शन और सुरीन को भी गायब कर दिया गया। असमत के वालिदैन को फोन पर इतला दी गई कि उनकी बेटी जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज है। दर्ज FIR के मुताबिक वालिदैन अस्पताल पहुंचे तो असमत की लाश स्ट्रेचर पर मौजूद थी। असमत के वालिद का कहना था कि असमत दांत की तकलीफ में मुब्तला थी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद इंजेक्शन लगाया, जिससे असमत की मौत वाक़या हुई। अरबाब इख्तियार से अपील है कि तहकीकात करके इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस के मुताबिक TV प्रोग्राम में काम करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरे मुल्ज़म की तलाश जारी है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में और इससे पहले भी ऐसे वाकयात हम देखते रहे हैं कि जहां पर डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस सामने आती थी, लेकिन इस दफ़ा तो बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अस्पताल हम सेफ जगह महसूस करते हैं, वहां पर जाते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन कराची का यह अस्पताल था या कबा खाना था, यहाँ पर 22 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, अभी से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि सिंध में नया पाकिस्तान बन रहा है, हम सेहत पे काम करें, बिजली पे काम करें, ये है नया पाकिस्तान, ये रिफॉर्म्स हैं। नया पाकिस्तान है कि हॉस्पिटल में एक बच्ची अपना इलाज कराने के लिए आई और उसको ज्यादती करके उसको जहर का इंजेक्शन लगा के कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद इतना भी किसी को शर्म ना आए कि उसकी कोई मजम्मत करे, कोई उसका नोटिस ले, कोई उसके घर पे जाए, कोई अस्पताल पे जाए। ये नया पाकिस्तान है बिलावल जरदारी का, कि जिसके अंदर आए रोज जब उन्हें पुलिस को रगड़ा देना होता है तो वो एहसन के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इस बच्ची को एक 22 साल इब्राहिम हैदरी की BSc की तालिबा वो जाती है, उसको न जाने क्या होता है कि अस्पताल में उसको पहले उसकी ज्यादती की जाती है, उसके बाद उसे इंजेक्शन लगा के, जहर का इंजेक्शन लगा के उसको मार दिया जाता है। और आज एक और की होशरुबा एक चीज पता चली है कि इब्राहिम हॉस्पिटल हैदरी को कोरंगी 4 का AMS जो है जी 9 महीने रेप केस के अंदर उसके इल्जाम में वो जेल काट के आया है। एक AMS खातून डॉक्टर रोबीना अवान ने उसके खिलाफ हैरेसमेंट का केस चीफ सेक्रेटरी के पास चल रहा है और इसी बिलावल भुट्टो के नए सिंध में इसकी फुप्पो ने उसको एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट कोरंगी अस्पताल लगाया हुआ है। बिलावल साहब की फुप्पो हजरा पेचू हेल्थ की मिनिस्टर है। ये इनका नया सिंध है जिसमें कि और उसको कोई पूछने नहीं गया। मैं भी उसके घर से आ रहा हूँ, उसकी माँ कह रही है कि मुझे इंसाफ दो, उसका बाप कह रहा है मुझे इंसाफ दो, किसी को तौफीक नहीं हुई है। 3 नीचे वाले टेक्नीशियन फिट करके मैं समझता हूँ केस खराब किया जा कोशिश की जा रही है। एक शादी को जिसने इंजेक्शन लगाया, लेकिन जिसने ज्यादती की उसको तो ढूंढो, जिसने इंजेक्शन दिया उसको तो ढूंढो। अयाज अब्बासी नाम का डॉक्टर भाग चुका है। इस किस्म के डॉक्टर्स हैं। सुना है अस्पताल में कमरे अल्लाह माफ करे किराए के ऊपर मिलते थे। अस्पताल के अंदर इन्होंने बिलावल भुट्टो की एक चहीती NGO है, चाइल्ड है, तो उसको 2 करोड़ रुपए 3 महीने के मिलते थे। हॉस्पिटल का हाल आप देखिए। और मैं कहता हूँ कि इन्हें अल्लाह माफ करे। तो शेख साहब, ये जो फंड्स का बड़ा वावेला मचाया जाता है, हमारे फंड्स कम करें, हमारे हिस्से का पैसा हमें नहीं मिलेगा, वो फंड्स कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? अस्पताल की हालत ये है, पुलिस की ट्रेनिंग सही तरीके से हो नहीं पा रही, आम शहरी जो है वो अंधी गोलियों का निशाना बनते जा रहे हैं।
फंड जा रहे हैं इनके जाली अकाउंट्स में। ये पूरे 10 साल में 5,000 बिलियन से ज्यादा इनको मिला है, जिसमें 957 बिलियन की ऑडिटर जनरल रिपोर्ट कर चुका है कि इन्होंने करप्शन की है। और आज अस्पतालों में मतलब सिंध के हॉस्पिटल एनजीओ के हवाले कर दिए। एक चाइल्ड हेल्थ नामी एनजीओ इसी हॉस्पिटल में उसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है 2 करोड़ रुपए तिमाही का, 8 करोड़ रुपए सालाना का। और वो तो छोड़िए ना, बात ये बच्ची के लिए मैं कहता हूँ आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल सकता, ये डमी वजीर आला एक लफ्ज नहीं कह सकता कि जाए उससे ताज़ियत करें, पूछे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन इनके अस्पतालों में इनकी पुलिस में सिस्टम, सिंध का निजाम तबाह हो चुका है, सिंध का सिस्टम तबाह हो चुका है। आपको भी वैसे फ्लोर पे इस बात को डिस्कस करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। मैं तो परसों भी उस बच्ची के साथ हॉस्पिटल में था, थाने में था, अभी मैं उनके घर से होकर आ रहा हूँ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, खुद मैं 1.5 घंटे वहाँ बैठा रहा हूँ। और असेंबली के फ्लोर पे, असेंबली के फ्लोर कौन सा फ्लोर? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हलीम आदिल शेख पीछनुमा हमारे साथ मौजूद थे और ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है उस पर वो मजम्मत का इजहार कर रहे थे और उनका ये कहना था कि असेंबली के फ्लोर पर ये इशू उठाया जाएगा। पीपल्स पार्टी जिस तरह से वादे और दावे तो बहुत करती है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती हैं। एक और इशू है कराची का, अहलियान कराची के लिए जो बड़ा खतरा बन चुका है। गर्मियों का मौसम आते ही एक वायरस सर उठाने लगा है। नौजवान निगलेरिया के बायस जिन्ना अस्पताल में जान से हाथ धो बैठा है। डायरेक्टर इमरजेंसी जिन्ना अस्पताल कराची डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक औरंगी के रहायशी अनस को 18 अप्रैल की रात तेज बुखार के बायस अस्पताल लाया गया था, जहां तिब्बी टेस्ट में अनस को निगलेरिया की तस्दीक हो गई थी। रवां साल की बात की जाए तो निगलेरिया वायरस से ये पहली मौत है और निगलेरिया दरअसल गर्म मौसम में ताज़ा पानी मसलन झीलों, तालाबों, स्विमिंग पूल्स या नलकों वगैरह में परवरिश पाने वाला एक वायरस है और माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह पानी में क्लोरीन की जार का शामिल ना होना है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये एक ऐसा अमीबा है जो बहुत ज़्यादा गर्म दर्जा हरारत में जिंदा रहता है, तो जो पानी गर्म होगा उसमें इसकी अफजाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये ख़ास तौर से साफ़ पानी में होता है, जैसा कि पानी के टैंक जो खुले हुए होते हैं और सूरज की तपिश से गर्म हो जाते हैं और इस तरह के पानी में ये बहुत ही आसानी से परवरिश पाता है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वायरस के हवाले से मज़ीद ज़रा जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये साफ़ और गर्म पानी में इस वायरस की अफजाइश ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा मुहलिक है ये वायरस, इससे बचने के लिए आम आवाम की आगाही के लिए आप बताइएगा क्या किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी। ये एक्चुअली वायरस नहीं है, ये एक अमीबा है, ये जरासीम है, जो अमीबा जिसको कहते हैं और इसकी कई फॉर्म्स होती हैं। सिस्टिक फॉर्म है, फ्लैगेलेटेड फॉर्म है और ये जब इंसान को जब वो उन फॉर्म से एक्सपोज होता है, जो साफ पानी और इवन गंदे पानी में भी ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी नशो नुमा साफ पानी में होती है और वार्म सीजन में होती है, जबकि थोड़ा सा पानी गर्म हो और रुका हुआ पानी हो, जैसे दरियाओं में या समुंदर में इसकी नहीं होती। और ये जब आप क्लोरिनेट नहीं करते वाटर को, जब वाटर में क्लोरीन की एक सतह मकदार नहीं डालते तो उसमें ये अफजाइश इसकी होती है। और जब इंसान इससे एक्सपोज होता है, वो नहाता है या इसको इनहेल कर लेता है या ये जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, तो ये फिर अल्टीमेटली दिमाग की जो झिल्ली है मेनिंजीज उसमें जाती है और मेनिंगो तो ये पीने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आप इसे इनहेल कर लेते हैं तो उससे दिमाग तक पहुंचेगा? जी हाँ, ये जाहिर है। आप जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ये जो निगलेरिया का एक अमीबा है, बेसिकली इसने सर उठाना शुरू कर दिया और अहलियान कराची से बहुत ज़्यादा परेशान है। बेसिकली होता ये है कि एक साफ़ पानी, गर्म पानी में इस अमीबा की अफजाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पीने से इसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको इनहेल करते हो नहाते हुए या वज़ू करते हुए, अगर आप ये नाक के थ्रू या आपके ब्रेन तक जा सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। तो क्लोरिनेट कर दें अगर आप पानी को, तो उससे इससे बचा जा सकता है। स्विमिंग पूल्स और साफ़ पानी में नहाने वाले, नाक में पानी डालकर सफाई करने वाले और गर्म पानी इस्तेमाल करने वाले इसका शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह से इस अमीबा का शिकार बना जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन सकते हैं?
हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा राब्ता करें और इस हवाले से मजीद जानें। तो इस जरासीम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये सिर्फ और सिर्फ नाक के रास्ते दिमाग में दाखिल हो सकता है और दिमाग में पहुंचने के बाद ये दिमाग को खाता है। माहिरीन तिब के मुताबिक इस बीमारी के शिकार होने वाले 97% लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है। तो बहुत मोहलिक है ये वायरस और अमीबा है बेसिकली। और मसलन अमरीका जैसे अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर हम बात करें, वहाँ पे आदाद शुमार सामने आते हैं तो उनके मुताबिक 1962 से 2013 के दौरान कुल 132 अफराद में निगलेरिया की तस्दीक हुई थी इस इन्फेक्शन की और इनमें से महज 3 अफराद की ज़िंदगी बच सकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डेंजरस है ये अमीबा। और होता ये है कि आपको मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि पानी पीने से नुकसान नहीं होगा। ये पानी अगर आप इनहेल करते हो वहाँ से आपके दिमाग में चला जाएगा और ये अमीबा आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को खाना शुरू कर देगा और इसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। अमेरिका के भी जो आदाद शुमार आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे, 132 अफराद ऐसे थे जिनमें इस वायरस की इस बीमारी हुई थी और सिर्फ 3 अफराद ऐसे थे जो कि इसमें बच सके। और माहिरीन तिब के मुताबिक अगर निगलेरिया से मुतासरा पानी को पी लिया जाए तो इससे इन्फेक्शन होने का ख़तरा नहीं है। तो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से ज़रूरी है कि अवेयरनेस उजागर की जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बीट रिपोर्टर्स के साथ एक कंसल्टेशन सेशन होगा, बैठेंगे हम और हम एक इंट्रोडक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो चूँकि आप सुबह से इधर खड़े हैं और आप चाह रहे हैं कि अभी बनी गाला के अंदर जो मीटिंग्स हैं उनको किस तरह आज खान साहब ने चेयर किया है, वहाँ क्या हुआ है। मैं चूँकि पहली इंटरेक्शन है तो मेरी जो है वो ख्वाहिश ये है कि आप लोगों को एक बाइज्जत तरीके से यहाँ बैठने की, खड़े होने की जगह मिले। इस तरह लावारस हो के आप कैमरे लेके, आगे गर्मी आ रही है, मौसम सख्त होगा तो वो मुश्किलात से पहले आपको निकालेंगे तो आप हमें मुश्किलात से निकालेंगे। तो बहरहाल मैं खान साहब की शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की और मेरी पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है। जो मीडिया है वो हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रहा है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे जो स्ट्रॉन्ग वी आर द मीडिया प्रोडक्ट पीटीआई जो है वो आप लोगों ने खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस गले सड़े सिस्टम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए आपने सबसे ज़्यादा सपोर्ट और प्रमोट किया। इसलिए आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं मीडिया जो है। इसलिए जो आपसे रिलेटेड कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, मैं उस पर ब्रीफिंग्स ले रही हूँ और आप लोगों के तमाम मीडिया हाउस जो वर्कर्स हैं, जो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, उनके साथ जुड़े जो चैलेंजेस और मसाइल हैं उस पर हम अलहदा बात करेंगे और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में बात होगी। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई, मुख्तलिफ मीटिंग्स चल रही थी, उन मीटिंग्स में इकनॉमिक टीम उनसे मिली है और जो इकनॉमिक टीम के अंदर इस वक्त नए हमारे इम्पोर्टेंट एडवाइज़र कह लें, स्पेशल असिस्टेंट, हमारी टीम के की प्लेयर, ओपनिंग बैट्समैन कह लें हफीज़ शेख साहब, उनको एम्पावर किया गया है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की विजन, पाकिस्तान का कौमी मफाद और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल, उन वो तफसील से डिस्कस करने के बाद उनको कुछ टारगेट्स दिए गए हैं और उस इकनॉमिक टीम को इमरान खान साहब ने ये बावर करवाया है कि हम किस तरीके से इस जो अवाम की 12 करोड़ अवाम की हमसे जुड़ी तवक्कुआत हैं उसको किस तरह पूरा करना है और 22 करोड़ अवाम की जो तवक्कुआत हैं उनको हमने किस तरह पूरा करना है और किस तरह बढ़ती हुई महंगाई और दीगर जो मुश्किलात हैं उनसे निकालने की स्ट्रेटजी बनानी है। तो नई इकनॉमिक टीम को जिम्मेदारियां दी गई हैं, टारगेट्स दिए गए हैं और वो डिफ़ाइन कर दिए गए हैं कि किस तरह उन्होंने आपको, हमें, इस पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो, चूँकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं 2 इम्पॉर्टेंट ममालिक के दौरे करने जा रहे हैं, एक ईरान है और एक चाइना है। कल चूँकि प्राइम मिनिस्टर का कोयटा का विज़िट है
और उस हवाले से तफसील से बात हुई। उन दौरों की अहमियत को देखते हुए तरजीहात तय हुई और वो हम आपको अनकरीब जो है ऑन बोर्ड लेके उन दौरों की तफसीलात शेयर करेंगे। और कोयटा के अंदर कल हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने जा रहा है और उसके साथ साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ उसकी ताज़ियत के लिए भी जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट आपके लिए ख़बर है कि उमर अयूब साहब को मिनिस्ट्री पेट्रोलियम का एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है और एक हार्मनी क्रिएट की जा रही है कि जो डिस्कनेक्ट कहीं पे पब्लिक ये फील करती है कि उनकी तवक्कुआत, उनके जज्बात, एहसासात की तर्जमानी और हुकूमत वक्त के तरजीहात कहीं गैप है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर ने नंबर 1 एजेंडा रखा है कि किसी तरह भी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि आने वाले रमज़ान में हम लोगों को रिलीफ दें और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए। और मुख्तलिफ वजारतों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए हैं ताकि रमज़ान में लोड शेडिंग के हवाले से आपकी ज़रूरत की जो अशिया है, सरफ हैं, उनके हवाले से जो मनपसंद महंगाई का एक तूफ़ान आता है हर इंडिविजुअल लेवल पे, उसको रोका जाए और एक जॉइंट स्ट्रेटजी सूबों के साथ मिल के बनाई जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले और उनकी मुश्किलात कम हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, असद उमर को मनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी लगाई गई है? मनाने की जरूरत जी मैं जवाब दे लूँ बेटी। बात ये है कि मनाया उसको जाता है जो रूठे, जो घर का फर्द हो और टीम का इम्पोर्टेंट प्लेयर हो, वो मनाने की ज़रूरत नहीं होती। इंशाल्लाह ही विल बी बैक सून डिफेंडिंग द विजन ऑफ इमरान खान एंड सपोर्टिंग द विजन ऑफ इमरान खान। एक सवाल अपने बलूचिस्तान का कहा ना जी जी, देखिए यही आज आपकी जो है वो इकनॉमिक टीम के साथ कंसल्टेशन थी, यही वो रिफॉर्म एजेंडा था कि भाई आपने किस तरह से वो प्रायोरिटीज़ इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं उनके साथ वो एक्शंस जुड़ें, वो कोई सेपरेट जो है वो एक्शंस ना हों, वो एक्शंस जुड़े होने चाहिए विद उनके वर्ड्स दे शुड नॉट बी स्ट्रॉन्गर, एक्शन दे शुड बी स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स। तो इंशाल्लाह वो अनकरीब तरजीहात आपकी फिनांस और इकोनॉमिक टीम आपको बुला के शेयर करेगी। संजीदा सियासतदान है, फवाद चौधरी की जगह आप आई हैं, तो क्या कहेंगे आप? फवाद चौधरी की जगह आप आई हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? अपोजिशन को भी साथ लेके चलेंगे या फवाद चौधरी की तरह बयानात आएंगे आपकी तरफ से? देखिए, अपोजिशन के बगैर कोई पार्लियामेंट और जमहूरियत जो है वो चल नहीं सकती। अपोजिशन इस जमहूरी कल्चर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट उसका रोल है, लेकिन अपोजिशन को भी अपना रोल जिम्मेदारी से अदा करना है। अपोजिशन अगर पार्लियामेंट को हाईजैक करेगी, हॉस्टेज बनाएगी, वहाँ कोई कानून साजी नहीं होने देगी और रिकन्सिलिएशन जो हुकूमत का बार बार अज़म रहा है, रिकन्सिलिएशन को कमज़ोरी समझेगी तो फिर मसाइल जन्म लेंगे। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड रख के वो हमें मुस्बत तजावीज़ दें, जिस हाल में पाकिस्तान को पहुँचा के गए हैं उसको सेटल करने के लिए क्या लाए अमल बनाया जाए और अपोजिशन उस पूरे इशू को सेटल करने में अपना किरदार अदा करे और हमारी तरफ से अपोजिशन को मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी, प्रोवाइडेड कि अपोजिशन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के तदारक के लिए हुकूमत के साथ खड़ी है। एक सवाल आज के इजलास में फवाद चौधरी समेत कुछ वज़रा ने शिरकत नहीं की, तो क्या फवाद चौधरी नाराज हैं? जिनके कलंदर तब्दील हुए वो नहीं आए। देखिए, ये स्पोक्स पर्सन मीटिंग थी और स्पोक्स पर्सन मीटिंग में सारे मिनिस्टर और स्पोक्स पर्सन मीटिंग का हिस्सा नहीं, ये कैबिनेट मीटिंग नहीं थी। फवाद चौधरी साहब चूँकि स्पोक्स पर्सन उस कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने बता दिया था कि यहाँ ही वॉज ट्रैवलिंग टू लाहौर
he was not in Islamabad. अगली मीटिंग में he will be part of that strategy. एक सवाल एक सेकंड खड़े होके करें ना, उनको आगे खड़े ना ना अच्छा, तरजीहात की बात की ना, बलूचिस्तान शुड बी ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे ख्याल में, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वहाँ पे जो हो रहा है, जी पंजाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरा ख्याल है बलूचिस्तान को दी जाए। जी मेहरबानी जी, अच्छी सजेशन है। मीडिया के हवाले से 9 माह हो गए हुकूमत को तकरीबन, तो मीडिया जो बहुत ख़राब सूरत हाल चल रही है, वर्कर्स की भी और अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको किस तरह एतमाद मिलेंगी? लोगों का एतमाद इतना ख़राब हो चुका है, अब मीडिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका और ये वैलिड कंसर्न है। हम आपको इंगेज करने जा रहे हैं, कन्फर्ट करने नहीं जा रहे। और जब एंगेजमेंट स्ट्रेटजी में जाएंगे तो कंसल्टेशन होगी, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे और फिर विन विन सिचुएशन होगी जिसमें आपकी बेहतरी हमारा प्राइम एजेंडा होगा इंशाअल्लाह। ओके। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनके हमरा मौजूद थे मुआवने खुसूसी बराए मीडिया यूसुफ बेग मिर्जा भी, और ये कहा गया फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब से कि जो मीडिया वर्कर्स के हालात ख़राब हैं उन्हें सुना जाएगा और उनको इंगेज किया जाएगा हुकूमत के साथ। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आला केपी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इमरान खान ने कहा कि दोनों वज़ीर-ए-आला मुहज़्ज़ब और शाइस्ता हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने असद उमर और आमिर कयानी को हटाने की वजह भी बता दी है। टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे कि मीटिंग जो भी आम हुई है बनी गाला में उसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया है। जी टिक्का बताएगा, वज़ीर-ए-आला केपी और वज़ीर-ए-आला पंजाब पर एतमाद का इज़हार किया है वज़ीर-ए-आज़म ने। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए दोनों वज़ीर-ए-आला को मुहज़्ज़ब और शरीफ करार दे दिया है और साथ ही कहा है कि दोनों बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनके नीचे जो टीम है उन्हें भी इनकी तरह काम करना चाहिए और साथ ही वादे किया है कि वफाक हो या सूबे हो, वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि उनकी असेसमेंट और मॉनिटरिंग जो है मुसलसल जारी रहेगी, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। मेरा वो वज़ीर है, मेरे दिल के करीब वो है जो अवाम की खिदमत को, अवाम को रिलीफ फ्राहम करने को अपना नस्बुलैंड बनाए। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने वजह भी बता दी असद उमर को हटाने की और साथ ही आमिर कयानी को हटाए जाने की वजह वाज़े कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़े किया है कि चूंकि लोगों को एतराज था कि असद उमर शायद बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं, तो हमने वो एतराज खत्म कर दिया। असद उमर को हटा के एक ऐसा इकोनॉमिस्ट ले आए हैं जिनका वसी तजर्बा है। और काबीना में जो भी रद्दोबदल हुई है उसकी तमाम वजूहात से आगाह कर दिया गया है आज की मीटिंग में। बहुत शुक्रिया आपका टिक्का खान सानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ शब बारात के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे अब प्रोग्राम में शब बारात के हवाले से। तो शब बारात इस्लामी तकवीम के 8वें महीने शाबान को 15वीं रात को कहते हैं। ये रात 14 तारीख का सूरज गुरूब होने से शुरू होती है और 15 तारीख की सुबह सादिक तक रहती है। शब बारात फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी निजात पाने की रात हैं। और ताहिर इमरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आज की खास रात के हवाले से क्या एहतमाम किया गया है और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, ये उनसे जानेंगे। जी ताहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, 15 शुबानुल मुअज़्ज़म शब बारात इंतहाई फजीलत और बरक़ात वाली रात है और मगरब की नमाज के साथ ही इस रात की जो बरकतें हैं वो बारिश की तरह नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं और जो ये सिलसिला है वो तुलुए सहर तक जारी रहता है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी शब बारात के लिए ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं। शहर भर की जो छोटी बड़ी मसाजिद हैं उनको खूबसूरत रोशनियों के साथ सजाया गया। अगर आप मेरे अक़ब में भी दे सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर भी मस्जिद को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया और नमाज के बाद यहाँ पर जिसको ज़िक्र अज़कार की फल सजाई जाएंगी और उलमा कराम शब बारात के फ़ज़ाइल व बरक़ात वो बयान करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर नवाफल भी अदा किए जाएंगे। सिर्फ मसाजिद को नहीं बल्कि घरों को भी लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है, जहाँ पर ख़वातीन अल्लाह ताला के हजूर सर पर सजूद होंगी और अपने गुनाहों की जो मग़फ़िरत है वो की जाएगी। इस रात की मुनासिबत से लोग कब्रिस्तान में भी जाते हैं जहाँ पर अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की जाती हैं और सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए रोज़ा भी रखा जाता है। हदीस नबवी में भी इस रात की फजीलत और बरक़ात इस तरह फरमाई जाती है कि ताहिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रात है और इसके लिए मसाजिद में ख़ास तौर पर एहतमाम भी किया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर में ख़ास तौर पर क्या प्लान है आज रात के लिए?
जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के भी इस रात के हवाले से सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में 3000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो मसाजिद में के बाहर अपने जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पुलिस है वो इसके अलावा मज़ीद गश्त भी कर रही है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर इमरान। अपडेट कर रहे थे। आज शब बारात है, इंतहाई बाबरकत रात है, और इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए हम सबको चाहिए कि हम आज रात इबादत करें, और मसाजिद में ख़ास तौर पर इस रात के हवाले से एहतमाम किया गया है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर भाटी गेट के इलाका मोहल्ला इस्लाम खान में घर की तीसरी मंजिल की छत ज़मीन बोस हो गई है। इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में एक ही घर के 7 अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 6 साला हसीब, 5 साला अरीब, 35 साला खिजर हयात और 15 साला नवाफ को बाहिफाजत मलबे से निकाल लिया गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर भाटी गेट के इलाका है मोहल्ला इस्लाम खान, जहां पर घर की तीसरी मंजिल की छत जो थी वो गिर गई है, और इस हादसे के नतीजे में एक ही घर के 7 अफराद मलबे तले दब गए हैं और उनको निकालने का अमल जारी है। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी दुआ, बताइएगा रेस्क्यू का अमल अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? भाटी गेट में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर घर की तीसरी मंजिल की छत ज़मीन बोस हो गई है, और एक ही घर के 7 अफराद मलबे तले दब गए थे, लेकिन 2 अफराद के भी जाँ बहक होने की इत्तला है, जिसमें एक शाहीन है और दूसरा शहजाद नामी शख्स है जो मेहमान आया हुआ था इस घर में। उसके अलावा 4 मजीद जख्मी और ऑपरेशन जारी है। अभी शाहीन को निकाला गया, उसकी लाश निकाल ली गई है, और उसके अलावा जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कि शायद कोई नीचे कोई शख्स दबा हुआ न रह गया हो, लेकिन अभी तक रेस्क्यू के मुताबिक तमाम लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 लोगों को जो जख्मी हालत में निकाले गए उनको अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। उसके अलावा एक शख्स को तिब्बी इमदाद भी दी गई है, और मजीद ऑपरेशन भी जारी है ताकि टोटली जो है वो देख लिया जाए कि कोई शख्स भी यहाँ पर रहता है कि नहीं। अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह रेस्क्यू एहलकार जो है वो बिल्कुल जमीन की तह तक जाकर सर्च कर रहे हैं। कोई शख्स अगर रहता हो तो वो उसको भी निकाल लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुआ मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रही थी। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और रेस्क्यू का अमल इस हवाले से अभी तक जारी है। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।